हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए रामबाण का काम करेगा। चूँकि हम कंसेप्ट पढ़ाएंगे और अंत में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन देंगे, जिसकी वजह से आप लोगों का एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ये वीडियो केवल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए नहीं है, क्योंकि जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का बेसिक्स पढ़ना चाहता है उसके लिए ये बेहद मददगार होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक बीए थर्ड सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज़ के बारे में। ये है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज़, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज अर्थात भारत में यूरोपियंस का आगमन ये क्यों हुआ, इसकी जानकारी हम लेंगे। तो वास्को डी गामा द्वारा जब समुद्री मार्ग की खोज की गई भारत आने के लिए, तो वहीं से भारत में यूरोपियंस का आगमन माना जाता है। लेकिन ये वास्को डी गामा द्वारा खोज की क्यों गई, क्यों की गई, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहला जो कारण था खोज का, वो था कुस्तुनिया का पतन। अर्थात तुर्की में एक जगह है कुस्तुनिया, ठीक है, वहाँ पे जो उस्मानिया तुर्क थे उन लोगों ने कब्जा कर लिया। और चूँकि ये बात याद रखिएगा कि प्राचीन काल में यूरोप से व्यापार होता था, लेकिन स्थल मार्ग से होता था, यही कुस्तुनिया के रास्ते। लेकिन जब कुस्तुनिया पर उस्मानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया, तो ये यूरोपियंस को आने में बाधा उत्पन्न करने लगे। अतः यूरोपियंस को नए मार्ग की खोज के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना उन लोगों को ज़रूरी लगा और वो लोग समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकल पड़े। मैं आपको दिखाता हूँ कि कुस्तुनिया है कहाँ। ये देखिए, इसमें अफ्रीका, यूरोप और ये एशिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जार्डन, यहाँ पे आपको जार्डन दिखेगा। और चूँकि जार्डन ये है जार्डन के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आप जाएंगे तो यहीं पे कुस्तुनिया मिलेगा। और ये जो यूरोपियंस थे वो यहाँ से व्यापार करने के लिए इस रास्ते आते थे सब, और ऐसे ईरान से होते हुए इंडिया में व्यापार करने आते थे सब। लेकिन जब यहाँ पे उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो गया तो इन यूरोपियंस को लगा कि नहीं, अब हमको कोई अलग रास्ता खोजना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि कोलंबस जो था वो 1492 ईस्वी में निकला यहाँ से स्पेन से, ठीक है। और स्पेन से ये निकला तो भारत की खोज के लिए था, लेकिन वो गलती से पहुंच गया कहाँ पे, अमेरिका में, ठीक है। तो इसने अमेरिका की खोज की। इसी तरह पुर्तगाल से जो वास्को डी गामा निकला वो 1498 में यहाँ से होते हुए भारत के कालीकट पे पहुँचा, ठीक है। दूसरा जो कारण था वो था उष्णकटिबंधीय वस्तुओं की मांग। कटिबंधीय वस्तुओं की मांग मतलब क्या, जैसे ये जो यूरोपियंस थे, यूरोप जो है एक ठंडा प्रदेश है। चूँकि ये कर्क रेखा से बहुत ऊपर है, तो ये ठंडा प्रदेश है, यहाँ पे अत्यधिक सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। इसलिए यहाँ पे गर्म चीज़ों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत उसको ज़रूरी चीज़ मानी जाती है गर्म चीज़ों को। जैसे भारत में जो मसाले होते हैं, गर्म मसाले, वो वहाँ पे बहुत अधिक यूज किए जाते थे गर्मी के लिए, ठीक है। सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ये सारे जो है भारत से वो सब ले जाते थे, सब व्यापार करके। तो उष्णकटिबंधीय वस्तुओं की मांग थी वहाँ पे, इसीलिए व्यापारी जो है भारत की खोज के लिए निकले और भारत में व्यापार करने के लिए आए। इसी तरह वैज्ञानिक आविष्कार एवं खोज, आप जानते हैं कि जो वहाँ पे भारत में आने से पहले, यानी कि 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। तो समुद्री कपास और जहाज़ की चाल मापने वाला उपकरण, एस्ट्रोलैब, तोप बंदूक, इन सारी चीज़ों का आविष्कार हो गया था। और इन सारी चीज़ों के आविष्कार से जो समुद्री यात्रा थी वो करना जो है आसान हो गया था। इसीलिए इसका भी योगदान रहा भारत में यूरोपियंस का आने का, ठीक है। इसी तरह जो चौथा रीजन है वो है यूरोपियन शासकों का योगदान। जब कोई नाविक किसी देश में जाता था और वहाँ से व्यापार करके जब लौटता था, तो वहाँ का शासक उसको देख के प्रेरित होता था। अगर अधिक लाभ अगर नाविक को हुआ है तो शासक जो है उसको देख के प्रेरित होता था और अधिक से अधिक नाविकों को भेजता था उस देश में व्यापार के लिए, ठीक है, अपनी कंपनी बना के। तो यूरोपीय शासकों का भी योगदान इसमें हद से
अधिक रहा। जैसे स्पेन की जो महारानी थी इसाबेला और पुर्तगाल का राजकुमार प्रिंस हेनरी जो था, ये दोनों मुख्य रूप से हैं। ठीक है। पांचवा जो रीजन है वो है साहसी नाविकों का योगदान। इसमें नाविक जो थे जैसे कोलंबस, वास्को डी गामा, इन लोगों का भी योगदान अत्यधिक था। मैंने आपको समरी के रूप में बता दिया कि भारत में यूरोपीय कंपनियां क्यों आईं, क्यों आना स्टार्ट की, क्योंकि उनको व्यापार करना था। और व्यापार किस लिए करना था, मार्गों की खोज क्यों किया वास्को डी गामा, उसके पीछे क्या क्या रीजन्स थे, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब आइए देखते हैं कि भारत में कौन कौन से कंपनियां आईं और कैसे वो सब अपना अपना विस्तार की। तो देखिए, भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी का आगमन था वो था पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। ये क्रम आपको याद रखना है, चूँकि परीक्षा में ये क्रम पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला पुर्तगाल आया अर्थात पी, उसके बाद डच आया अर्थात डी, उसके बाद इंग्लिश आए अर्थात ई, उसके बाद डेनिश आए और उसके बाद फ्रांसीसी आए सबसे अंत में। ठीक, यानी कि पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, ये 5 जो है क्रम वाइज आपको याद रखना है। ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं हम पुर्तगालों का आगमन। सबसे पहला, चूँकि मैंने पीपीटी को एकदम अच्छे से बनाया है तो आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, और जहाँ पे समझाने की आवश्यकता रहेगी मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए इसको पढ़ते हैं। वास्को डी गामा 1498 में सबसे पहले भारत आता है। पुर्तगाली ये नाविक था एक। जब 1498 में भारत आता है, कहाँ पे, कालीकट, केरल में है कालीकट, वहाँ पे आता है। वहाँ का शासक जो जमोरिन रहता है, जमोरिन जो रहता है वो इसका स्वागत करता है। ठीक है। और ये वास्को डी गामा आया कहाँ से था, तो जो अफ्रीका के नीचे वाले क्षेत्र में जो केप ऑफ गुड होप है वहाँ से होते हुए वो आता है। और 1501 में वो देखिए यहाँ तक आ गया। जमोरिन जो है, जमोरिन इसका स्वागत करता है और यहाँ से फिर वो सामान खरीद के वो पुनः जाता है यूरोप, और वहाँ पे 60 गुना अधिक लाभ कमाता है इन सामानों को बेच के जो भारत से ले गया था। और फिर से वहाँ से 1501 में पुनः भारत आता है और कोचीन में वो अपना कारखाना लगाता है। ठीक है। चूँकि ये भी बताया जाता है कि 1503 ईस्वी में उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो उसको छोड़िए। यहाँ पे फिर दूसरा नाविक जो आता है वो आता है पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल। इसका भी कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो दूसरा नाविक था वो था पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल, 1500 ईस्वी में आया था। ठीक है। पुर्तगाली सरकार द्वारा भेजी गई कंपनियाँ, एस्तादो द इंडिया जिसको कहा जाता है। अब देखिए, जब ये नाविक जो है ये यहाँ पे आए व्यापार करने के लिए, तो यहाँ से सामान लेके यूरोप में गए, और जब लाभ के बारे में शासकों को बताया तो शासक भी जो है प्रेरित हुए कि हम अपनी कंपनी भेज के वहाँ पे व्यापार करवाएंगे। ठीक है। तब पुर्तगाली सरकार जो थी अब वो भेजती है कंपनी। ठीक है, जिसको एस्तादो द इंडिया नाम से जाना जाता है, पुर्तगाली कंपनी को। पुर्तगाली सरकार ने जो कंपनी भेजी उसको एस्तादो द इंडिया कहा जाता है। और इसका जो सबसे पहला जो गवर्नर नियुक्त किया, राज्यपाल जिसको गवर्नर कहा जाता है, वो नियुक्त किया, वो सबसे पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब यहाँ से आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहला गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है। ये 1505 से 1509 ईस्वी तक गवर्नर रहता है। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था ये, और इसने पुर्तगाली फैक्ट्रियों को किला बंद करवाया। किला बंद, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वास्को डी गामा ने यहाँ पे कंपनी सबसे पहले कोचीन में खोला था, तो इसी तरह इन लोगों ने भी कंपनी खोली और उसका किला बंद करवाया। ठीक है, उनको मजबूत बनवाया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, समुद्र पर कब्जा कर व्यापार को नियंत्रित करना। ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो हिंद महासागर है उसमें ये खुद का राज समझते थे सब पुर्तगाली, कि ये हमारा यहाँ पे दबदबा रहेगा और इसमें से जो भी व्यापार करेगा वो हम लोगों को टैक्स देगा। यही था ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ठीक है। अब आगे देखते हैं। दूसरा जो गवर्नर था वो था अल्बुकर्क। क्या था, अल्बुकर्क। चूँकि यहाँ पे छूट गया है नाम तो आप लिख लीजिएगा अल्बुकर्क, जो कि 1509 से वो 1515 तक यहाँ का गवर्नर था। उसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं, यही उसका नाम है अल्बुकर्क। ठीक है। अब आइए देखते हैं अल्बुकर्क के बारे में। इसने 1510 ईस्वी में
बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीन लिया। बीजापुर में एक शासक था आदिल शाह, उसे से इसने क्या किया, गोवा छीन लिया। यह स्थान पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा और पुर्तगालियों को भारत में बसने के लिए इसने प्रेरित भी किया। तो सबसे पहला इसने काम किया, आदिल शाह से गोवा छीन लिया, जो कि आगे चल के बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया पुर्तगाली कंपनियों के लिए। ठीक है, ये जो अल्बुकर्क था उसने भारत में बसने और भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया। क्यों करना चाहता था ऐसा? क्योंकि ये सोचता था कि जब पुर्तगालियों की जनसंख्या जब अधिक रहेगी तो यहाँ पे शासन करना आसान रहेगा, यहाँ से व्यापार करना आसान रहेगा। अतः यहाँ के महिलाओं से शादी करने के लिए पुर्तगालियों को प्रेरित करता था। ठीक है, यह पहला गवर्नर था जिसने अपने सेवाधिकार में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। यहाँ पे इसके परिप्रेक्ष्य में एक कहानी आती है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक राइटर था इब्न बतूता। ठीक है, अब इब्न बतूता जो था उसने एक बार एक लड़की को, छोटी सी जो थी 6 से 7 साल की जो लड़की थी, उसका चूँकि पहले बाल विवाह होता था, तो बाल विवाह होने के बाद अगर पति मर गया तो उसको सती भी होना पड़ता था लड़की को। तो इब्न बतूता ने देखा था उस एक लड़की को जलते हुए। तो इब्न बतूता चूँकि इसी के काल में था, तो ये आके यहाँ पे इससे बताता है अल्बुकर्क से, और माना जाता है कि अल्बुकर्क ने तभी सती प्रथा पे रोक लगाई थी। ठीक है, तो इसने सती प्रथा पर रोक लगा दी। अब देखते हैं, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से इसके अच्छे संबंध थे। ठीक है, विजयनगर का शासक आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसने मलक्का से लेके और होमुर्ज तट तक समुद्री नियंत्रण कर हिंद महासागर में पुर्तगाली नियंत्रण को अच्छी तरह स्थापित किया। मैंने आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में बताया, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था, उसी का ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ रूप है। ठीक है, मलक्का से लेके होमुर्ज तट तक इसने विस्तार किया नियंत्रण करने के लिए। तीसरा जो गवर्नर आता हुआ था नीनो डी कुन्हा, ये डी है, ही यहाँ पे टाइपिंग हो गया है। तो नीनो डी कुन्हा की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इसने गोवा को राजधानी बनाई। ठीक है, जो कि पहले कोचीन थी, पुर्तगालियों की राजधानी पहले कोचीन थी। नीनो डी कुन्हा ने उसको गोवा बना दिया। और गुजरात के समकालीन शासक बहादुर शाह से दीव के तट पर झगड़ा हो गया इसका, नीनो डी कुन्हा का, और इसने बहादुर शाह को जलपोत से उठाकर समुद्र में फेंक दिया। अब देखिए, बहादुर शाह का नाम आप हुमायूं के साथ सुनते होंगे कि हुमायूं का बहादुर शाह से हमेशा झड़प होता रहता था। तो वो बहादुर शाह जो है, यही जो गवर्नर था नीनो डी कुन्हा, इसी के द्वारा मारा गया था। उसको उठा के वो जहाज़ में से समुद्र में फेंक देता, उससे मृत्यु हो जाती है उसकी। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य मैंने आपको गवर्नर थे, 3 गवर्नर के बारे में बताया, चूँकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अब हम देखते हैं समुद्रों पर नियंत्रण की पुर्तगाली नीति, जिसको हम कार्टेज व्यवस्था कहते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी में मैंने आपको बताया कि जो भी उसमें व्यापार करेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। एक कार्टेज व्यवस्था होती थी पुर्तगालियों की। ठीक है, पुर्तगाली स्वयं को समुद्र का स्वामी मानते थे, इसलिए वे परमिट जारी करते थे। अब इस परमिट के लिए कोई भी समुद्री जहाज आ जा नहीं सकता था। अगर परमिट नहीं है तो कोई भी जहाज आ जा नहीं सकता था। अकबर तक को भी उससे परमिट लेना पड़ता था। ठीक है, तो पुर्तगाली जो थे वो परमिट जारी करते थे, और जिनको भी व्यापार करना था वो उनसे परमिट लेके ही व्यापार कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि वो पुर्तगाली अपने आप को स्वयं स्वामी मानते थे समुद्र का। ठीक है, पुर्तगाली लगभग 100 से 125 वर्षों तक हिंद महासागर में दबदबा कायम रखने में सफल है, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों के मुकाबले में बिछड़ गए। चूँकि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने ही भारत पे शासन अधिक समय तक किया, 300 साल 250 साल तक। अतः बाद में जो पुर्तगाली थे वो कमज़ोर पड़ गए और ये अंग्रेज़ों से मुकाबले ये पिछड़ गए। ठीक है, तो ये हो गया समुद्र पर नियंत्रण की पुर्तगाली नीति, कार्टेज व्यवस्था के बारे में। अब पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या दिया, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही भारत को अनेक चीज़ें दी जो निम्न हैं। सबसे पहला फसल में देखेंगे आप तो आलू जो आप खाते हैं, टमाटर, मक्का, अमरूद, अनानास, कहवा, वनीला, अल्फांसो आम। आपने एक नाम सुना होगा अल्फांसो आम, जो कि बहुत महंगा मिलता है। ये अल्फांसो आम पुर्तगालियों की देन है। ठीक है, ये आलू, टमाटर, मक्का, अमरूद, अनानास, कहवा मतलब काफ़ी होता है। ठीक है, तो टोबैको तंबाकू जो होता है वो भी पुर्तगालियों की देन है। लाल मिर्च भी उन्हीं लोगों की देन है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
सर्वप्रथम पुर्तगाली ही यांत्रिक घड़ी का प्रयोग किए थे। त्रिकोणपाल, अक्षांश और देशांतर मापक लेकर वो भारत आए थे। ठीक है, तो ये कुछ मशीनें थीं, कुछ यंत्र थे जो कि पुर्तगाली भारत लेके आए थे। पुर्तगालियों ने गोवा में सर्वप्रथम आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। अब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, तो ये हो गए कुछ पुर्तगालियों की भारत को देन। अब जो दूसरी कंपनी आई पुर्तगालियों के बाद वो थी डच कंपनी। उसके बारे में अब हम देखते हैं। डच कंपनी का भारत में आगमन जो है वो कैसे हुआ उसको देखते हैं हम। ठीक है, तो 1602 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए हॉलैंड की संसद, डच किसको कहते हैं, हॉलैंड एक देश है, वहाँ की जनता को डच कहा जाता है। ठीक है, तो 1602 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के लिए हॉलैंड की संसद ने एक कंपनी का गठन किया जिसे वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कहा जाता है। ठीक है, वेरिंगदे ओस्टे इंडीसे, ये नाम जो है इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो वेरिंगदे ओस्टे इंडीसे कहा जाता है। और कंपनी के दो मुख्यालय थे, कहाँ कहाँ पे, एक एम्स्टर्डम में जो कि नीदरलैंड में है और एक बटाविया जो कि इंडोनेशिया में है। तो इसके दो मुख्य मुख्यालय थे डचों के। और डच कंपनी एक अर्ध सरकारी कंपनी थी जो एक निदेशक मंडल द्वारा चलाई जाती थी, निदेशक मंडल। ठीक है, इसमें कुल 17 व्यक्ति शामिल थे जिन्हें जेंटलमैन 17 कहा जाता था। ये याद रखिएगा, डचों के मेंबर्स को जेंटलमैन कहा जाता था। 17 मेंबर थे, 17 को जेंटलमैन 17 कहा जाता था। भारत में डच की पहली फैक्ट्री जो लगी थी वो 1605 में मुसलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे लगाई गई थी। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी, तो मुसलीपट्टनम में लगी थी और 1605 ईस्वी में लगी थी। डच ने भारत में मुख्यतः पूर्वी तट पर ही अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थीं। जो भारत का पूर्वी तट है, ईस्टर्न कोस्ट जो है वहाँ पे इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री अधिकतर लगाई थी। जैसे ये दोनों तो मान लीजिए, सूरत जो है वो आपका गुजरात में पड़ जाएगा, लेकिन चिंचोरा जो कि वेस्ट बंगाल में है, बालासोर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मुसलीपट्टनम, पुलिकट, इसी क्षेत्रों में जो है ये लोग अपना कंपनी लगाए थे। ठीक है, चूँकि ये लोग ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, ये अपना जो व्यापार था वो इंडोनेशिया तट पर ये सब लगे रहे, इंडोनेशिया द्वीप पर, अतः ये भारत में उतने अधिक कारीगर सिद्ध नहीं हो पाए। ठीक है, अब भारत में डचों की क्या देन है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला जो डच थे वो सोना, चांदी, पारा, ऊन, कांच की चीज़ें ये सब भारत में लेके आए थे सब। ठीक है, दूसरा, वे भारत से सूती एवं रेशमी वस्त्र, भारत में जो भी व्यापार करने आया वो सूती और रेशमी वस्त्र लेके गया। क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें उगाई जाती थी। ठीक है, नील, अफीम, मसाले, चीनी धातु की बनी वस्तुएं, सोडा, वस्तुओं को ठंडा करके और बारूद के इस्तेमाल आदि निर्यात करते थे। ठीक है, सोडा का निर्यात करते थे। सोडा से क्या होता था, वस्तुओं को ठंडा किया जाता था और बारूद में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, तो इसका वो निर्यात करते थे। और सोना, चांदी, पारा, ऊन, कांच की चीज़ें ये सारा वो क्या करते थे, आयात करते थे, मतलब वो लेके आते थे। और ये जो दूसरा वाला है ये सारे लेके जाते थे। तो इन दोनों का वो व्यापार करते थे। तो चूँकि ये वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी इसीलिए इसमें पुर्तगाली और डच को हम लोगों ने देख लिया। आगे चल के अंग्रेज़ों को, डेनिश को और फ्रांसीसी को, ये तीनों हम एक वीडियो में देखेंगे और धीरे धीरे करके हम अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।